कैसे स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। ट्वेल्थ क्लास, कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उस लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक कवर हुआ था वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक हुआ था। आज हम उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज जो स्टार्टिंग है हमारे टॉपिक की वो होती है हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। ये तीन हमारे आज के स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना है। तो समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम पहले किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। हालांकि मैंने लिखा हीट पहले बात करूंगा इंटरनल एनर्जी की कि इंटरनल एनर्जी आखिर किसी सिस्टम की कैसे होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स है जिस पे डिपेंड करती है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये कोई सिस्टम है मेरे पास, सपोज ये एक सिलेंडर which contains several molecules of a gas attached with a piston. All these molecules attract each other with some force. ये सारे मॉलिक्यूल्स किसी एक फोर्स से अटैच हैं एक दूसरे के साथ और एक सिस्टम बना रहे हैं। तो एज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। सिस्टम मस्ट कंटेन अ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख दूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू force between the particles. Another thing, क्योंकि पार्टिकल सारे रैंडम मोशन में होते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था इस बात को कि जितने भी पार्टिकल है कि सिस्टम के अंदर वो रैंडम मोशन में रहते हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इट मीन इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी which is due to random motion of particles. अब ये दो तरह की एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों एनर्जी मिलके एक सिस्टम की टोटल एनर्जी को बनाती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी को, तो अब मैं डिफाइन करूंगा द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज इट्स इंटरनल एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इन रेस्ट। मैं लिख देता हूं इस चीज को एक बार यहाँ पे। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा। लैंग्वेज अभी मैं लिख दूंगा तो आप समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स की वजह से वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी आती है, और क्योंकि रैंडम मोशन में है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आती है। अब बात आती है, चलो मैं थोड़ा एग्जांपल और ले लूँ और डिटेल में वेरीफाई कर लेते हैं इन चीजों को। बात करूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी की। अगर मैं सपोज पिस्टन को डाउन कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के क्लोज आने से क्या होगा, उनका जो वॉल्यूम है वो घटेगा। सिमिलरली जो फोर्स है बदलेगा। जब फोर्स बदलेगा तो उस फोर्स के बदलने के साथ पोटेंशियल एनर्जी का जो अमाउंट है वो भी चेंज होगा। दोबारा समझते हैं। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं गैस को, पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, पास पास आएंगे तो डिस्टेंस बदलेगी, डिस्टेंस बदलेगी तो फोर्स बदलेगा। एंड इफ देयर इज अ चेंज इन फोर्स, देयर मस्ट बी एनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज जरूर आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैं यहाँ पे लिखूं साइड में, इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं भाई, क्योंकि ये रैंडम मोशन की वजह से है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स तेज मूव करना स्टार्ट करेंगे। इस बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स तेज मूव करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। व्हाट डज इट मीन? इन वेरी सिंपल मैनर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये एक फंक्शन है टेम्परेचर का और ये एक फंक्शन है वॉल्यूम का। आई थिंक यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए इससे आगे बढ़ते। तो क्लास, अब अगर इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन करें, एक लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे समझते हैं एक बार।
It is given by the sum of potential and kinetic energy of molecules of gas. गैस की प्लेस पे अगर मैं सिस्टम लिखूं ज्यादा बेहतर होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम लिखेंगे, इसलिए हम मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम with respect to a frame of reference for which the center of mass of the system remains in rest. तो ये क्या है हमारा, एक सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। किसके, ये एनर्जी किसकी है, सिस्टम की मॉलिक्यूल्स की, और किस रिस्पेक्ट में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जिसके लिए उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में। मतलब यहाँ पे किस बात से क्या समझ में आता है कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को भी जरा एक बार। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक ये बॉटल है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड है, ऊपर प्रेस करने के लिए एक नोजल दिया हुआ है। अब अगर मैं देखूं इस टाइम इसको, तो मेरे लिए ये बॉटल रेस्ट में है। फॉर मी इस बॉटल का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पे ही है, वो अपनी जगह से नहीं हट रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है उसके पार्टिकल की, तो रैंडम मोशन में भी है और एक पर्टिकुलर फोर्स से बाउंडेड भी है, तो उनकी अपनी एक एनर्जी है। लेकिन मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में है। तो ये कॉन्सेप्ट था उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। सो क्लास, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है और वो सिस्टम अपने अंदर एक इंटरनल एनर्जी को कंटेन करता है। चलिए, तो अब टॉपिक इसके आगे का लेते हैं एक बार हम। क्लास यहां से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो पार्ट है इंडिकेटर डायग्राम। नाम से ही क्लियर है कि ऐसे डायग्राम जो कुछ इंडिकेट करते हो। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिकेटर डायग्राम नाउ। अब ये इंडिकेटर डायग्राम क्या इंडिकेट करता है इसको समझेंगे हम। बेसिकली ये डायग्राम होते क्या है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के लिए। उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि किस सिस्टम के साथ किस तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रही है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक कर्व बनाऊंगा, उसको हम देखेंगे। सपोज किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को शो करता हुआ ये कर्व यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। मैंने वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया और एक्स पे वॉल्यूम, और ये कर्व कुछ ऐसा बना हुआ है, एरो कुछ इस तरह शो कर रहा है। नो, व्हाट दिस एरो इज शोइंग, एरो ये शो कर रहा है कि प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है और वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो ये डायग्राम शो करता है एक्सपेंशन को। यहां पे गैस एक्सपेंड हो रही है। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरह से, फिर वही मैंने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम और वाई प्रेशर ले लिया। लेकिन इस बार ग्राफ थोड़ा अलग है। ग्राफ को अलग करता है सिर्फ एक एरो। अगर मैं देखूं ग्राफ दोनों शेप, एक की जो शेप है वो सेम है, कोई शेप में फर्क नहीं है, बस फर्क है उस एरो के पॉइंटर की तरफ। यहाँ पे प्रेशर कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इस वाले केस में प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो दीज टू डायग्राम शोज टू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वन शोज द एक्सपेंशन एंड सेकंड वन शोज द कंप्रेशन। एक एक्सपेंशन को शो कर रहा है और दूसरा कंप्रेशन को। आई थिंक ये बात सबको समझ आई होगी। चलिए, तो
ये एक इंडिकेटर डायग्राम का एग्जांपल है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये एरिया इसके अंदर कवर होता है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये थोड़ा स्पेसिफिक है, इसको पीवी कर्व बोलते हैं, पीवी कर्व या पीवी डायग्राम बोल सकते हैं। ये स्पेसिफिक इसलिए है दैट एरिया अंडर एनी पीवी कर्व, किसी पीवी कर्व के अंडर का एरिया, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वर्क डन। मैं यहां पे लिख दूं इस स्टेटमेंट को, एरिया अंडर एनी पीवी कर्व gives the value of work done during the process। चलिए, तो ये एक हमारा इंडिकेटर डायग्राम का टॉपिक आ गया कि इंडिकेटर डायग्राम क्या है हमारे, बेसिकली इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ changing the state of any particular system, whether it be expansion or it be compression। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम करेंगे किसी भी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को लेके करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। मैंने ये जो कर्व बनाए हैं यहाँ पे दोनों, ये दोनों ही कर्व प्रेशर और वॉल्यूम के लिए हैं। स्पेसिफिकली इनको पीवी कर्व नेम दिया जाता है, और पीवी कर्व ये शो करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह के सिस्टम के चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, मैंने एक्सपेंशन लिया, प्रेशर कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। मैंने कंप्रेशन लिया, प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो एक जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो ये थी कि एरिया अंडर एनी पीवी कर्व गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, then you may just comment onto the comment section, so I definitely will resolve it। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं उस कमेंट को, उस वीडियो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक डॉटेड पिस्टन बनाया हुआ है, वो ये शो कर रहा है कि इनिशियल जो स्टेज थी किसी सिस्टम की वो ये थी। आफ्टर एक्सपेंशन ये पिस्टन dx डिस्टेंस ऊपर मूव कर गया। सपोज P अगर प्रेशर काम कर रहा हो इस पिस्टन पे, A वाज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, तो जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन, F इज इक्वल्स टू P इंटू A, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, तो इस फॉर्मूले से F आ जाएगा P इंटू A। हमने पढ़ा है वर्क डन, यहाँ पे dW इज इक्वल्स टू F इंटू dx, that is PA इंटू dx। अब अगर मैं देखूं A इंटू dx को, तो हियर एरिया ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ एरिया ऑफ बेस। जैसा हम किसी सिलेंडर को देखें अगर, तो सिलेंडर में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, उसका वॉल्यूम। तो कि सिलेंडर के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट जो होता है वो होता है उसका वॉल्यूम। तो यहां से क्या आएगा, A इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम कौन सा, वो वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है। तो यहां से आ जाएगा हमारा dW इज इक्वल्स टू P इंटू dV। अब अगर यही वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट V1 से V2 के लिए हुआ हो, सपोज इनिशियल वॉल्यूम V1 रहा है, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया है, तो इन दैट केस जो वर्क डन आएगा दैट विल बी W is equals to integration P dV, and then we will have limit। तो लिमिट कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन भी समझ लेते हैं, बड़ा आसान तरीका है। वॉल्यूम कहां से कहां तक बढ़ा ये समझते हैं पहले। मैंने बोला था अभी कि वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, तो लिमिट क्या हो जाएगी, V1 से V2। भाई जहां से स्टार्ट हुआ वो लोअर लिमिट, जहां तक गया वो अपर लिमिट, तो V1 से V2 हमारी लिमिट हो गई। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये फॉर्मूला आ गया हमारा
वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। आई थिंक ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो एज यूजुअल आप उसे कमेंट करके पूछेंगे। वैसे मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का, आई एम अमेज्ड कि आज जितने वीडियो मैंने डाले हैं किसी में भी किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा, या तो सब समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर ये सीन है तो गलत है, जो भी डाउट आए माइंड में उसे तुरंत पूछें आप। चलिए, तो ये जो था वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन के लिए, दैट वाज द एनालिटिकल मेथड, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ये हमारा एनालिटिकल मेथड है वर्क डन फाइंड करने के लिए। इसके अलावा एक दूसरा मेथड और है हमारे पास, और वो है हमारा ग्राफिकल मेथड या इंडिकेटर डायग्राम मेथड। तो हम समझते हैं ग्राफिकल मेथड को कि कैसे हम ग्राफ यूज करके फाइंड करेंगे वर्क डन का एक्सप्रेशन। तो क्लास 9 अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन के लिए ग्राफिकल मेथड को कैसे हम यूज करते हैं। चलिए, तो पहला काम हमारा एक इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये मैंने बनाया एक इंडिकेटर डायग्राम। प्रेशर, वॉल्यूम, एक्सपेंशन का डायग्राम बनाया है मैंने। अब यहां अगर मैं देखूं, सपोज ये इनिशियल P1 V1 था, फाइनली पोजीशन बिकम P2 V2। नाउ suppose these points are A, B, M, N। ये पॉइंट हमारे 4 पॉइंट यहाँ पे हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो मैंने दो बहुत क्लोज पॉइंट लेट किए इस कर्व पे। लेट दीज आर P and Q and here it is R and S। और ये पॉइंट इस तरह से है कि द डिस्टेंस PQ ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। ये टेंड्स टू 0 डिस्टेंस है, लगभग 0 है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। अब किसी कर्व पे अगर मैं दो बहुत नियर पॉइंट लेता हूं जो बहुत पास हैं, तो दोज पॉइंट विल बिहेव एज द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट विल बिहेव एज अ स्ट्रेट लाइन। ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में है PQ, ये डिस्टेंस बिहेव करेगी एज अ स्ट्रेट लाइन। हेंस हियर PQRS can be considered as rectangle। क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है इसलिए इसको हम एक रेक्टेंगल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू P हो यहाँ प्रेशर की किसी टाइम, दिस प्रेशर इज P and this SR is change in volume and let it be dV, then dW is equals to area PQRSP and that will become P into dV। क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो P इंटू dV। ये मिल गया मुझे dW का फॉर्मूला। इट इज फॉर dW। नाउ वर्क डन इन होल प्रोसेस, वर्क डन इन होल प्रोसेस। कर दें हम इंटीग्रेशन तो मुझे क्या मिलेगा वो समझते हैं। मुझे मिलेगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dV स्टार्टिंग V1 से एंड V2 पे, तो V1 से V2। आई थिंक ये डाउट किसी के माइंड में अब कोई नहीं रहा होगा, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। तो ये था हमारा वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ग्राफिकल मेथड। हमने आज क्या क्या सीखा ये समझते हैं। आज हमने बात की कि किस तरह से
इंडिकेटर डायग्राम बनता है। इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है, उससे पहले हमने पढ़ा था कि हीट का इंटरनल एनर्जी के क्या कनेक्शन है, इंटरनल एनर्जी कैसे होती है, इंटरनल एनर्जी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। फिर हमने इंटरनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा। हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी सिस्टम की वो किस तरह से वॉल्यूम का फंक्शन है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी किस तरह से टेम्परेचर का फंक्शन है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट अभी नहीं रहा है, और अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट आज तक के टॉपिक पे है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व दैट क्वेरी। मैं कई बार इसको कह चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन पढ़ते रहें, खुश रहें, बढ़िया रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू टुमारो।